नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। और आज की बड़ी खबर, किसी भी वक्त सीरिया में तख्ता पलट हो सकता है। दमिश्क से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है विद्रोही सीरियाई सैनिक तेजी से पीछे हट रहे हैं। राष्ट्रपति के महल से 3.5 किलोमीटर दूर है विद्रोही और दर्राया इलाके तक पहुंच चुके हैं विद्रोही। ये इस वक्त सीरिया से बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर ये है कि दमिश्क के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा होने की भी खबर है। ग्रामीण इलाकों से सेना वापस लौटी है। बशर के पिता की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ग्रामीण इलाकों से सेना वापस लौट गई है। इसका मैसेज क्लियर है कि अब क्या सीरिया में होने जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दमिश्क से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है विद्रोही और सीरियाई सैनिक वहां से तेजी से पीछे हट रहे हैं। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का। और खबर ये है इस बीच की बशर के पिता की मूर्तियां भी तोड़ी गई हैं और साफ संकेत कि असद राज का पतन होने की जो संभावना लगातार कई समय से बताई जा रही थी, अब उसका आज दी एंड किसी भी वक्त हो सकता है। ये मैसेज इस वक्त सीरिया की जमीन से मिल रहा है। विद्रोही लड़ाके लगातार हर उस हिस्से पर, होम्स पर कब्जा जमाने के बाद, होम्स वो इलाका जो मुख्य सड़कों से जोड़ता है और दमिश्क के बीच ये कहा जा रहा था कि इस बीच अगर होम्स पर कब्जा तो यानी सब कुछ खत्म। और ऐसा ही दमिश्क में कदम रखते ही संकेत विद्रोहियों की तरफ से आ रहा है। बड़ी खबर, होम्स जीतकर विद्रोही दमिश्क के करीब पहुंच गए हैं। दमिश्क को विद्रोहियों ने घेर लिया है। दमिश्क से राष्ट्रपति बशर लापता हो गए हैं। तो देखिए, सीरिया की राजधानी दमिश्क से लापता होना साफ मतलब है कि अब बहुत कुछ बदल चुका है असद सरकार के लिए। और असद के लिए, सरकार के लिए, राज के लिए बदलना ये बताता है कि अस्थिरता अब चरम पर है। होम्स जीतकर विद्रोही दमिश्क पहुंच चुके हैं। दो ब्रेकिंग के साथ आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों से जो इलाके हैं वहां से वापस लौट चुकी है सेना। दमिश्क से राष्ट्रपति बशर अल असद लापता बताए जा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि दमिश्क को, सीरिया की राजधानी को पूरी तरह से कब्जे में लेने की तैयारी विद्रोहियों की। तो हम आपको सीरिया जंग की लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त असद का तख्ता पलट हो सकता है। किसी भी वक्त विद्रोही गुट दमिश्क पर कब्जा कर सकते हैं। और इस वक्त सीरिया में सूरत हाल क्या है, हम एक मैप आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मैप, जिसके जरिए आप समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। दमिश्क को विद्रोही संगठनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मैप पर आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, पीला वाला, जितने भी पीले इलाके हैं, ये पूरा पीला इलाका, यहाँ पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। और उत्तर से बागी गुट इदलिब, अलेप्पो, हमा और होम्स पर कब्जा करते हुए दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। तो दारा और अस्वायता प्रांत पर भी कब्जा करने के बाद विद्रोही दमिश्क के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और दक्षिण की तरफ से आने वाले विद्रोही दमिश्क से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं। उधर उत्तर पूर्व की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीरिया पर भी कब्जा हो चुका है। इस इलाके पर विद्रोहियों ने हसाका, रक्का और देर ए जोर से भी असद सरकार को उखाड़ फेंका है। यानी सीरिया के 8 प्रांतों से असद की हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब बारी दमिश्क की है। सीरिया के होम्स में इस वक्त बहुत ही खतरनाक जंग चल रही है। विद्रोही गुट के लड़ाके असद और पुतिन के दुर्ग को ढहाने में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम्स प्रांत पर किसी भी वक्त बागियों का कब्जा हो सकता है। सवाल यही है कि क्या आधी रात बशर अल असद का तख्ता पलट होने जा रहा है। क्या असद की सल्तनत को इस बार पुतिन और खामनेई की सेना मिलकर नहीं बचा पाएगी? फिलहाल होम से जो वॉर रिपोर्ट आ रही है वो यही संकेत और संदेश दे रही है। विद्रोही गुट के कमांडर अब्दुल गनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक होम्स का सिर्फ आखिरी हिस्सा ही बाकी है।
इस पर कब्जे के साथ ही पूरे प्रांत पर हयात का कंट्रोल हो जाएगा। हयात ताहिर अल शाम के कमांडर अब्दुल गनी ने असद और उनकी सेना के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। गनी ने कहा है कि हमारी सलाह है कि असद की सेना होम्स और दमिश्क से निकल जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो असद और उनकी सेना के लिए देर हो जाएगी। विद्रोही गुट के लड़ाकों ने भीषण हमला करते हुए होम्स के पास 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। हयात तहरीर अल शाम के फाइटर होम्स शहर में 3 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए। बाहरी होम्स के इलाकों में विद्रोहियों ने सीरियाई सेना के हथियारों को सीज कर लिया। सीरियाई सेना होम्स छोड़कर भागने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक होम्स से असद की आधी सेना भाग चुकी है। हजारों की तादाद में लोग जान बचाने के लिए होम्स छोड़कर भाग रहे हैं। सत्ताईस नवंबर से लेकर अब तक सीरिया में करीब 3 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। होम्स के निवासी अपने घरों और गाड़ियों से असद के पोस्टर हटा रहे हैं ताकि विद्रोही उन्हें टारगेट ना करें। ईरान को भी खतरे का एहसास हो गया है, लिहाजा उसने अपने राजनयिकों और उनके परिवार को सीरिया से निकाल लिया है। ईरान के राजनयिकों ने परिवार के साथ सीरिया छोड़ दिया है। IRGC के कमांडरों ने अपने परिवार को वापस ईरान भेज दिया है। खतरनाक जगहों पर मौजूद IRGC के कमांडरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि बशर और उनकी सेना हार के कगार पर पहुंच गई है। उधर विद्रोही गुट के मुखिया अबू मोहम्मद अल गोलानी ने ऐलान कर दिया है कि असद के तख्ता पलट के बाद वो सीरिया में ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता के हित में काम करेगी। हार असद के दरवाजे पर पहुंच गई है। सवाल यही है कि क्या आने वाले कुछ घंटों में असद की कुर्सी चली जाएगी या वो पिछली बार की तरह फिर से अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हयात तहरीर अल शाम के कमांडर अब्दुल गनी ने असद और उनकी सेना के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। तो सवाल यही है कि क्या अब असद को केमिकल कवच ही बचा पाएगा? क्या अब असद विद्रोहियों पर केमिकल हथियारों से हमला करवाए जाएंगे? केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का अंदेशा क्यों बढ़ा हुआ है? दरअसल 2016 की तरह सीरियाई और रूसी एयरफोर्स विद्रोहियों पर केमिकल अटैक कर सकते हैं। पिछले गृह युद्ध में भी असद ने बागियों पर केमिकल हथियारों से हमला कर बाजी पलटी थी। रूसी वायुसेना बरसा सकती है विद्रोहियों पर केमिकल बम से हमला करने की उसकी तैयारी है। असद की रक्षा में ईरान वायुसेना भी रूस एयरफोर्स का साथ दे सकती है। अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए असद केमिकल अटैक करने का आदेश दे सकते हैं। यही वो एक तरीका है जिससे असद विद्रोही गुट को फिर से मात दे सकते हैं। इजरायली इंटेलिजेंस को इनपुट मिला है कि सीरियाई और रूसी सेना केमिकल हमले की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि इजरायल ने एहतियातन सीरियाई बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। उधर सीरिया जंग को लेकर अमेरिका ने भी बड़ी घोषणा कर दी है।
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि असद सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। रविवार तक असद का तख्ता पलट हो सकता है। ये तख्ता पलट एक ही सूरत में नहीं होगा जब असद और पुतिन की सेना विद्रोहियों पर केमिकल हथियारों से हमले करना शुरू कर दे। माना जा रहा है कि होम्स और दमिश्क को बचाने के लिए असद के पास केमिकल हमला ही अंतिम विकल्प है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटों में केमिकल बम से बड़ा नरसंहार शुरू हो सकता है। फिलहाल असद सेना, पुतिन फौज, ईरान की IRGC और उसके प्रॉक्सी एकजुट होकर विद्रोहियों को रोकने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। सीरियाई सेना बागी गुट के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक की तैयारी कर रही है। रूसी वायुसेना लगातार बम वर्षा कर रही है। रूसी लड़ाकू विमानों ने होम्स में विद्रोहियों को मिसाइल से टारगेट किया। सीरियाई सेना भी लगातार हवाई हमले कर रही है। रूस ने युद्ध में अपने KA-52 हेलीकॉप्टर को भेज दिया है। यह विद्रोहियों पर बारूदी वर्षा कर रहा है। रूसी वायुसेना Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर से भी हमला कर विद्रोहियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। असद की रक्षा के लिए ईरानी सेना और उसके प्रॉक्सी ने भी जोर लगा दिया है, लेकिन सच ये है कि असद की सुरक्षा दीवार, उनका कवच तेजी से टूट रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटों में अगर असद का तख्ता पलट हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सीरिया जंग से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट। दमिश्क पर किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है। सीरिया के शहर में पहुंच गए हैं विद्रोही और राजधानी दमिश्क पूरी तरह से विद्रोहियों की जद में आती हुई दिख रही है। बारी दमिश्क में पहुंच चुका है विद्रोही गुट। बशर अल असद ने राष्ट्रपति भवन को छोड़ दिया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीरिया के शहर में पहुंचे विद्रोहियों की, जहां पर जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि दमिश्क पर किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है। सीरिया के शहर में पहुंचे हुए हैं विद्रोही और बारी दमिश्क में पहुंचा है विद्रोही गुट, जिसकी तस्वीरें जश्न मनाती हुई आपके सामने। बशर अल असद ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। सीरिया में विद्रोही गुट लगातार बशर सरकार पर हावी होते जा रहे हैं। कई इलाकों से सेना कंट्रोल खोती जा रही है। पिछले 10 दिन में 6 प्रांतों का 80% से ज्यादा हिस्सा विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। बशर सेना के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर कैसे लड़े, क्योंकि कई विद्रोही गुट गुरिल्ला युद्ध नीति से हमला कर रहे हैं। अभी तक उत्तर में HTS सक्रिय था, जबकि अब दक्षिण में भी विद्रोही संगठन ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो बेहद प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। दमिश्क से विद्रोही लड़ाकों के बीच की दूरी काफी कम रह गई है। अब बशर के सामने बड़ा सवाल कि वो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर डटकर मुकाबला करें। सीरिया में बारूदी विध्वंस का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
विद्रोहियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब बशर के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। सीरिया में उत्तर से हयात तहरीर अल शाम के विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, जबकि फ्री सीरिया आर्मी यानी एफएसए ने दक्षिण से मोर्चा खोल दिया है। एफएसए कमांडर रियद अल असद ने ऐलान कर दिया है कि उसके टारगेट पर भी दमिश्क है, यानी दमिश्क की घेराबंदी हो चुकी है। बस अब आखिरी प्रहार के बाद दमिश्क में भी विद्रोहियों का कब्जा हो जाएगा। अभी तक इदलिब में एचटीएस के लड़ाके बशर के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन दक्षिण में एफएसए का मोर्चा खोलने से वहां मौजूद सीरियाई सैनिक फंस चुके हैं। ये सुवेदा से आया वीडियो है, जहां फ्री सीरिया आर्मी ने कब्जा कर लिया और एक इमारत पर एफएसए का झंडा लगा दिया। इसके बाद एफएसए के लड़ाके दमिश्क की तरफ बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में सीरिया में हालात तेजी से बदले हैं। कई इलाकों में विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है और वो बशर सेना पर हावी हो गए। इसके अलावा जिन प्रांतों में एचटीएस के लड़ाकों का दबदबा बढ़ा है, वहां बशर आर्मी खुद ब खुद हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को रास्ता दे रहे हैं। जिन इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, वहां से जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, जिसे बशर के शासन का अंत माना जा रहा है। ये सुवेदा से आई तस्वीरें हैं, जहां विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। इस प्रशासनिक इमारत में कब्जा करने के बाद वहां लगी बशर की प्रतिमा पर जूते रखकर जीत का जश्न मनाया। इसके अलावा वहां रखा खाना भी खाया। दारा में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। दारा में एचटीएस के साथ द्रूज विद्रोही भी साथ आ गए हैं। इस वीडियो में द्रूज विद्रोही जश्न मनाते दिख रहे हैं। उन्होंने असॉल्ट राइफल लेकर जोर जोर से चिल्लाकर जीत का ऐलान किया। इस दौरान वहां लगी बशर की तस्वीर भी तोड़ डाली। दारा से एक और जगह पर बशर की मूर्ति गिरा दी गई और उसकी तस्वीर के सामने हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया गया। इस दौरान स्थानीय लोग भी विद्रोहियों के साथ थे, जो बशर की मूर्ति गिरने पर खुश हो रहे थे। दारा और सुवेदा पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद सीरियाई सैनिक वहां से भागने लगे। इस दौरान विद्रोहियों ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। ये असद की आर्मी की तस्वीरें हैं। 8वीं ब्रिगेड के सैनिक दारा से दमिश्क की तरफ तेजी से जा रहे हैं, जिससे दमिश्क को बचाया जा सके। यानी बशर की सेना यह जान चुकी है कि अब सीरिया पर विद्रोहियों का संपूर्ण कब्जा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दमिश्क घिर चुका है, क्योंकि एक तरफ अलेप्पो के कब्जे के बाद से विद्रोहियों ने हमा में भी कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ होम्स में भीषण जंग जारी है, जबकि दारा पर भी कब्जा हो चुका है। यानी अब दमिश्क की तरफ दोनों तरफ से लड़ाके बढ़ रहे हैं। दारा और दमिश्क के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है, जहां तेजी से एफएसए के लड़ाके दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई और दूसरे गुट भी सक्रिय हो गए हैं, जो बशर सेना के लिए काल बन चुके हैं। इस वक्त सीरिया में छोटे बड़े मिलाकर 7-8 विद्रोही गुट दमिश्क पर कब्जे की तैयारी में हैं। तो दारा पर कब्जा हो चुका है। अब दमिश्क की बारी है, क्योंकि एफएसए यानी कि फ्री सीरिया फोर्स के लड़ाकों ने दारा में घुसकर कंट्रोल कर लिया है। वहां आर्मी कमांड सेंटर के बाहर लगी बशर की प्रतिमा तोड़ डाली गई है और हवा में फायरिंग करते हुए कमांड सेंटर में वो जा घुसे हैं। फायरिंग करना उनके जश्न का तरीका था कि वो अब दारा से बशर के सैनिकों को भगा चुके हैं। इस दौरान कमांडर सेंटर की इमारत में आग लगा दी गई
और 80% दारा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया, जिसके बाद सीरियाई सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया और दमिश्क की तरफ भाग निकले। अब फ्री सीरिया फोर्स के विद्रोही लड़ाके भी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान बशर सरकार से जुड़ी हर पहचान को मिटाया जा रहा है। फ्री सीरिया आर्मी एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत आगे बढ़ रही है। दरअसल फ्री सीरियन आर्मी में कई विद्रोही बशर सेना में रह चुके हैं, इसलिए प्लानिंग ठीक सीरियाई आर्मी की तरह हो रही है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे। एक तरफ फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाके गुरिल्ला पद्धति से कई इलाकों में मौजूद सीरियाई सेना पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेल में बंद सीरियाई विद्रोहियों को छुड़ा रहे हैं, जिसमें वो सैनिक भी शामिल हैं जिन्हें सीरिया की सेना से निकाल दिया गया था। अब वो भी साथ मिलकर बशर शासन का खात्मा करने में जुटे हैं। ये वही वीडियो है जिसमें सुवेदा की जेल से विद्रोहियों को छुड़ा लिया गया। वो एफएसए विद्रोहियों के साथ मिलकर जश्न में शामिल हो गए। उन्होंने दारा में बशर की तस्वीर जला दी, जो पुलिस सेंटर के बाहर लगी थी। इसके अलावा सुवेदा में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की प्रतिमा भी गिरा दी और गोलियां चलाकर जश्न मनाया। हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में सीरियाई सैनिक भाग रहे हैं क्योंकि वो विद्रोहियों का सामना करने से बच रहे हैं। दरअसल ये एक तरीके से बशर की सेना का सरेंडर है, या फिर हो सकता है कि सैनिक विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हों। इसी वजह से सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर सीरियाई सेना ने नियंत्रण खुद विद्रोहियों को सौंप दिया। अब वहां बॉर्डर सील हो चुका है। विद्रोहियों ने बॉर्डर पर रखे हथियारों और कमांड सेंटर पर भी कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा अभी भी कई इलाकों में भीषण जंग चल रही है। फ्री सीरियन आर्मी ने 80% दारा पर कब्जे का दावा किया है। यहां का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसी तरह सुवेदा में भी विद्रोही गुट सेना पर हावी हो गया है। सैनिक भाग गए, तब एफएसए ने जेल से विद्रोहियों को बाहर निकाला। जबकि देर अजोर में भीषण जंग चल रही है, वहां एफएसए का साथ देने कई और विद्रोही गुट जुड़ गए हैं। अभी जो ग्रुप एक्टिव हैं, उनके नाम सुन लीजिए। HTS यानी हया तहरीर अल शाम सबसे ऊपर है, जिसने बशर सरकार से अलेप्पो छीनकर उसे सबसे बड़ा झटका दिया। इसका चीफ अबू मोहम्मद अल गोलानी है। जबकि दक्षिण में सक्रिय फ्री सीरिया आर्मी ने दारा और सुवेदा को करीब करीब अपने कब्जे में ले लिया है। एफएसए का चीफ रयद अल असद है, जो 2011 तक सीरियाई आर्मी में था, जिसे बाद में विद्रोह के आरोप में निकाल दिया गया। तीसरा ग्रुप एक्टिव है जबल अल अरब, जिसके लड़ाकों ने एफएसए के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही द्रूज लड़ाके भी साथ आ गए हैं। द्रूज लड़ाके गोलान हाइट्स पर एक्टिव हैं, जो एफएसए को गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं, जो इजराइल के रूट से सीरिया पहुंचाया जा रहा है। इस वीडियो को जबल अल अरब ने जारी किया है, जिसमें विद्रोही लड़ाके बशर के खिलाफ जंग का ऐलान करते दिख रहे हैं। इसी तरह बाइक से सवार होकर ये सीरिया के शहरों तक पहुंच रहे हैं और वहां सैनिकों से युद्ध लड़ रहे हैं। अब ये दारा के बाद दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरिया में बचे घमासान को देखते हुए इजराइल ने गोलन हाइट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है और हवाई गश्त के साथ बमबारी भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर आ रही है सीरिया जंग से जुड़ा हुआ ये अपडेट। दमिश्क छोड़कर भाग रहे असद के सैनिक, असद के 2000 सैनिक इराक भाग गए हैं। और इसके साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण दमिश्क में जीत का जश्न मना रहे हैं विद्रोही लड़ाके। सेना के टैंक पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। स्थानीय लोगों ने भी जश्न मनाया है।
देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं आपको इस वक्त फायरिंग की तस्वीरें दिखेंगी, कहीं आपको गहमा गहमी की तस्वीरें दिखेंगी, कहीं आपको जश्न की तस्वीरें दिखेंगी, तो कहीं मूर्तियां तोड़ने की तस्वीरें। लेकिन इस वक्त सीरिया की सड़कों पर सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। वो अंजाम जिसका इंतजार, जिसका डर, जिसका एहसास सीरिया की जनता को था, वो अब होने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी है कि सीरिया जंग से जुड़ा हुआ ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। दमिश्क एयरपोर्ट तक पहुंच गए हैं बागी। दमिश्क एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है। दमिश्क एयरपोर्ट से सभी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। दमिश्क पर कब्जा तय माना जा रहा है। बशर सरकार का तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है। माना जा रहा है कि बशर सीरिया को छोड़कर किसी सीक्रेट लोकेशन पर हैं। दावा यह भी है कि परिवार को सीरिया से निकालने के बशर अंतिम क्षणों में अपने करीबी लोगों के साथ सीरिया से निकलेंगे। बशर रूस या ईरान की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल बशर ने अपने परिवार को रूस भेजकर सुरक्षित कर लिया है। ड्रोन का बदला फाइटर जेट से। रॉकेट का बदला ग्लाइड बम से। लड़ाकों के खिलाफ रूसी सेना का इस्तेमाल। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विद्रोहियों का रास्ता नहीं रोका जा सका। अब सवाल है कि बशर क्या करेंगे? अपनी जान बचाएंगे या फिर आखिरी सांस तक विद्रोह दबाने की कोशिश करेंगे? रूस ईरान से पूरी मदद मिलने के बावजूद विद्रोहियों का दमन नहीं हो सका और सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी ड्रोन हमले की शुरुआत हो चुकी है। अब खतरा सिर्फ सत्ता को नहीं बल्कि बशर की जान को भी है। बशर को टारगेट करके ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। बशर को सीक्रेट बंकर में शिफ्ट करना पड़ा है। दमिश्क में लगातार धमाके गूंज रहे हैं। बशर कभी फौज में नहीं रहे। असद को सीरिया की सत्ता विरासत में मिली है, इसलिए उम्मीद यही है कि बशर किसी आर्मी कमांडर की तरह युद्ध नहीं लड़ेंगे। बशर क्या करने वाले हैं, इसके संकेत मिल चुके हैं। बशर ने अपनी पत्नी और बच्चों को रूस भेज दिया है। बशर के परिवार के कुछ सदस्य यूएई चले गए हैं। बशर से जुड़े तमाम लोग देश छोड़ने की तैयारी में हैं। जाहिर हो रहा है कि बशर खुद देश छोड़ने से पहले अपने परिवार को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान के कहने पर ही बशर अब तक सीरिया में रुके हुए हैं। रूस और ईरान को शक है कि बशर के देश छोड़ते ही सीरिया की सेना सरेंडर कर सकती है। बशर को सुरक्षित सीरिया से निकालने की जिम्मेदारी रूस और ईरान की है। फिलहाल बशर रूस की मदद से युद्ध में वापसी की कोशिश में है। बशर के पास पहला विकल्प रूस का है। यहां बशर का रोस्तोव और डॉन में महल है। पत्नी और बच्चों को भी बशर ने रूस ही भेजा है। दूसरा विकल्प है यूएई। यहां बशर ने ससुराल पक्ष के लोगों को शिफ्ट किया है। तीसरा विकल्प कतर भी है और ईरान तो बशर के लिए शुरू से एक सेफ जोन है। अभी युद्ध का नेतृत्व बशर ही कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इराक, ईरान और रूस की कोशिश से विद्रोह को दबाया जाएगा। लेकिन सीरिया में रहते हुए भी अब बशर सीक्रेट लोकेशन पर हैं, क्योंकि दमिश्क के सबसे मुख्य इलाके में हमलों की शुरुआत हो चुकी है।
विद्रोही घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दमिश्क की इमारतों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। एक दिन पहले ही दमिश्क के उमैद स्क्वायर पर ड्रोन से हमले शुरू हो गए। यहाँ बशर सरकार का रक्षा मंत्रालय है, सीरिया की सेना का मुख्यालय है, राष्ट्रपति बशर का शानदार घर है, टीवी और रेडियो के दफ्तर हैं। सीरिया में विद्रोही ड्रोन से हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब शाहिद 171 ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये ईरान का ड्रोन है। इस ड्रोन का ट्रांसपॉन्डर आसमान में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सेना के बेस से विद्रोहियों के हाथ ये ड्रोन लगा है। दमिश्क में विद्रोहियों के ड्रोन का डर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए दमिश्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। स्नाइपर गन से ड्रोन पर निशाना लगाया जाएगा। बशर के लिए सबसे अधिक डर की बात यही है कि विद्रोही अब बहुत दूर से भी हमला करने में सक्षम हैं। सीरियाई सेना और रूसी सेना के हथियारों पर कब्जे के बाद विद्रोही और अधिक ताकतवर हो गए। विद्रोहियों के पास ऐसे ड्रोन भी हैं जिन्हें ट्रैक करने में मुश्किल हो रही है। दमिश्क पर हमले के बाद चीन ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अमेरिका ने भी अपने दूतावास को बंद कर दिया है। रूस ने भी अपने नागरिकों को वापस लौटने का आदेश दिया है। इस डर की वजह शुक्रवार को राष्ट्रपति बशर के निवास पर हुआ हमला है। दमिश्क में हालांकि एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए ड्रोन हमले कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन ड्रोन में धमाके के बाद मलबा गिरने से नुकसान जरूर हो सकता है। विद्रोहियों का मकसद अब दमिश्क पर संपूर्ण कब्जा करना है। राष्ट्रपति भवन और मंत्रालयों पर कब्जा करना है। सीरिया में नई सरकार की स्थापना करना है। ऐसे में जाहिर है कि विद्रोही या तो बशर की हत्या कर देंगे या फिर उन्हें बंदी बना लेंगे। दमिश्क में कब्जे के बाद बशर के लिए हवा के रास्ते निकलना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब दमिश्क में 3 से 4 हेलीकॉप्टर हमेशा उड़ान के लिए तैयार रखे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बशर का आखिरी फैसला सेना प्रमुख के कहने पर होगा। ईरान और रूस की एजेंसियां भी फैसले ले सकती हैं। बशर को रूस की एरोस्पेस फोर्स से मदद मिल सकती है। फिलहाल पूरी कोशिश दमिश्क को कब्जे से बचाने की है। ईरान और रूस में इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है, इसलिए सीरिया में सैनिकों को भेज पाना मुश्किल हो रहा है। अब प्रॉक्सी लड़ाके और इराक की सेना के दम पर विद्रोह को दबाने की कोशिश हो रही है। कामयाबी नहीं मिली तो बशर को हमेशा विदेश में दूसरे देश की मेहरबानी पर जिंदगी बितानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त दमिश्क में दहशत का माहौल बरकरार है। दुकानें और बाजार बंद होने लगे हैं। जरूरी सामान खरीदने निकल पड़े हैं लोग खाना पीना स्टॉक कर रहे हैं। बाजार में जरूरी चीजों की भारी किल्लत की भी खबर आ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में इस वक्त सीरिया में क्या होगा। ये लाइव तस्वीरें आपको दमिश्क की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बना है। सायरन की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। दमिश्क में दहशत का माहौल है। दुकानें और बाजार बंद होने लगे हैं। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बाजारों में निकलने से सामान विद्रोही लड़ाके सड़कों पर शूटिंग करते हुए, जश्न मनाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। वहीं इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जश्न मनाते हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
बड़ी खबर, दमिश्क में एयरफोर्स बेस पर कब्जा हो गया है। मेजा एयरबेस पर बागियों का कब्जा। मेजा एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान मौजूद हैं। फिलहाल जानकारी है कि यहां पर आवाजाही बंद होने की भी खबर है। इस बीच ये देखिए, ये किस तरह की अफरा तफरी है इस वक्त दमिश्क में। सीरिया की राजधानी दमिश्क की वो तस्वीरें जिसके बारे में कई दिनों से चिंता जाहिर की जा रही थी, और अब आखिरकार आज ऐसा लग रहा है कि अंजाम की रात होगी, और आखिर जो कुछ भी होगा वो तय करेगा कि आखिर सीरिया में अब आने वाले दिन लोगों के कैसे होने वाले हैं। दमिश्क में एयरफोर्स बेस पर कब्जा होने की ये तस्वीरें, मेजा एयरबेस पर बागियों का कब्जा। मेजा एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान इस वक्त मौजूद होने की खबर आ रही है। सीरिया में जारी बारूदी तबाही के बीच एक खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर यह कि पूर्वी सीरिया में असद की सल्तनत खत्म हो गई है। विद्रोही गुट एसडीएफ ने देर ए जोर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ तुर्की समर्थक एसएनए ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे अमेरिका और तुर्की के आमने सामने आने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ रूस और ईरान की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। बशर सेना पर आघात, ईरान रूस ने खींचा हाथ। सीरिया के हालात विकट, नेटो पर नया संकट। दक्षिणी सीरिया में असद आर्मी की मजबूत स्थिति को कमजोर करने के लिए जो ऑपरेशन इस समय जारी है, वो महाविनाशक युद्ध के मोर्चे पर ऐसा रणनीतिक कदम है जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि आने वाले दिनों में जब रूस और अमेरिका सीधे टकराएंगे तो कौन किस पक्ष को चुनेगा। और जैसे जैसे सीरिया में जंग की आग भड़क रही है, वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होने लगी है। भविष्य की स्थिति को साफ करने के लिए हालांकि अभी थोड़ा समय और बाकी है, लेकिन सीरिया में विद्रोहियों को मिल रही मदद बता रही है कि जल्द ही असद सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर विद्रोहियों का कब्जा हो सकता है। जिसका प्रमाण है देर अज़-ज़ोर प्रांत। ये सीरिया का वो पूर्वी क्षेत्र है जहां से असद सेना और मददगारों की सप्लाई लाइन भी बनी हुई थी, लेकिन इसी क्षेत्र पर अब विद्रोहियों का कब्जा है। ये पिछले 48 घंटे में तेज हुए हमलों से जुड़ी वो अपडेट है जिसने सीरिया की स्थिति को टकराव के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। और ये बात दावे के साथ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि देर अज़-ज़ोर में सिर्फ जीत हार तक हालात सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के संकट को स्पष्ट करने वाली तस्वीर यहां उभर कर सामने आई है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे हालिया स्थिति से समझ लीजिए। दरअसल सीरिया से असद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोही संगठन उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहा है। इसलिए आफरीन, ताल अबियाद, रसल आइन पर तुर्की समर्थक एसएनए का मजबूत कब्जा है। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो कुर्द मूल के विद्रोही ज्यादा सक्रिय हैं, जिन्होंने अल हस्का, रक्का के साथ देर अज़-ज़ोर प्रांत के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और इसी कुर्द मूल के एसडीएफ ने देर अज़-ज़ोर पर अब पूरी तरह से कब्जा करके असद सरकार का पूर्वी क्षेत्र से दबदबा खत्म कर दिया है।
और उसकी पुष्टि करता है ये वीडियो, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईरानी मिलिशिया और असद सेना ने कैसे विद्रोहियों को अपना क्षेत्र खुद सौंपा। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बताती हैं कि एक तरफ एसडीएफ ने देर अज़-ज़ोर पर कब्जा किया है तो दूसरी तरफ ईरान समर्थित मिलिशिया इराक की ओर रवाना हो गए हैं। जो बताते हैं कि देर अज़-ज़ोर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सच है, लेकिन यही सच्चाई भविष्य के संकट की पुष्टि भी कर रही है। दरअसल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को अमेरिका से मदद मिल रही है, लेकिन कुर्द मूल के संगठन एसडीएफ का तुर्की हमेशा विरोध करता है और तुर्की की सीमा के आसपास भी कुर्द मूल के लोग एर्दोआन को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जैसे ही देर अज़-ज़ोर पर एसडीएफ ने कब्जा किया, वैसे ही तुर्की ने देर अज़-ज़ोर के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत विद्रोही संगठन सीरियन नेशनल आर्मी को तुर्की ने हथियार सप्लाई कर दिए हैं और तुर्की से मदद प्राप्त एसएनए ने एसडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यानी देर अज़-ज़ोर पर कब्जे की जंग अब एसएनए बनाम एसडीएफ हो गई है। और ये जंग अहम इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में 2011 में आईएसआईएस का कब्जा हुआ करता था, जिसे अमेरिका ने अपने हमले में पीछे ढकेला और असद सेना इस क्षेत्र में तैनात हो गई। लेकिन एक बार फिर यह क्षेत्र सीरियाई अरब सेना के हाथ से निकल गया, वो भी तब जब असद सेना के साथ ईरान के प्रॉक्सी और रूस की मदद है। तो क्या यह मदद नाकाफी है या मामला कुछ और है? इस प्रश्न का उत्तर और भी ज्यादा हैरान कर सकता है। खबर के अनुसार देर अज़-ज़ोर में हार का कारण बशर अल असद का अकेले पड़ना है। दावा है कि रूस और ईरान ने बशर की सेना को मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं। इसके बाद कुर्द मूल के विद्रोही असद सेना पर हावी हो गए, जिसके कारण देर अज़-ज़ोर हाथ से निकल गया। इस संबंध में पश्चिमी मीडिया ने कुछ तथ्य भी दिए हैं, जिनमें रूस को लेकर कुछ ऐसे दावे हो रहे हैं जो सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद पीछे हटने के संकेत देते हैं। ये तस्वीर भी उसी दावे के तहत जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि टार्टस स्थित रूस के नेवल बेस में अब कुछ ही युद्धपोत बाकी है और खाली हुए बेस का कारण भी विद्रोहियों की बढ़ती ताकत बताया जा रहा है। इस संबंध में बाकायदा पश्चिमी मीडिया के कुछ दावे भी हैं, जिनमें कहा गया है कि रूस ने सीरिया को सूचित कर दिया है कि उनका हस्तक्षेप अब सीमित रहेगा, क्योंकि मॉस्को अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं पर फोकस करेगा। और इस बयान की पुष्टि के लिए जारी वीडियो ये है, जिसमें मस्याफ में तैनात रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर तटीय शहर लताकिया भेजा गया है। ऐसी ही एक तस्वीर यह भी है, जिसे जारी करके बताया गया है कि रूस S-300 या 400 और टोर M1 जैसे डिफेंस को बनियास शहर के पास देखा गया है। तो क्या वाकई सीरिया को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है? और अगर छोड़ा गया है तो किसके भरोसे? रूस ईरान की भूमिका क्या रह जाएगी? दरअसल इस समय सीरिया को लेकर दो स्थिति है। पहली ये कि या असद वाकई जंग में अकेले पड़ गए हैं या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर असद वाकई अकेले हैं तो फिर उनके पास भागने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है तो इसके कई संकेत हैं। पहला ये कि ईरान और रूस बाहर से हमले कर सकते हैं। इसके अलावा सीरिया के आम नागरिकों की मौत के जिम्मेदार वो नहीं होंगे। तो वहीं रूस और ईरान मिलकर सेना भी जंग में उतार सकते हैं। इसमें असद का रुख भी ईरान को लेकर साफ नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बशर के लिए ईरान की बात मानना इजराइल को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौका हो सकता है, जो तुर्की की आंख मिचौली के बीच बशर अल असद के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि देर अज़-ज़ोर पर कब्जे के लिए एसएनए कूच तो कर गई है, लेकिन एर्दोआन का रुख साफ नहीं है। अब हो सकता है कि सीरिया को लेकर ईरान और रूस किसी नई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सीरिया को लेकर तुर्की का रुख साफ है। एर्दोआन अपनी सीमा और निजी हित के लिए काम करेंगे, फिर बशर की सल्तनत रहे या ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया से बड़ा अपडेट आ रहा है। बारी दमिश्क में रूसी वायुसेना का हमला हुआ है। विद्रोहियों पर क्लस्टर बम से बमबारी हुई है। विद्रोहियों को रोक रही है रूसी सेना। الشظايا الآن تتساقط علينا
كثافة في هذا المكان. الآن غارة جديدة بجانبنا على منزل جديد. محمود बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। जानकारी है कि दमिश्क छोड़कर भाग रहे असद के सैनिक, असद के 2000 सैनिकों के भागने की खबर आ रही है और वो भागकर इराक गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सीरिया की राजधानी में भीषण जंग के हालात बने हुए हैं। दमिश्क में विद्रोहियों का भीषण हमला, विद्रोहियों के हमले का वीडियो आया है सामने। दमिश्क से सीरिया सरकार विमान उड़ाकर जानकारी मिल रही है। विमान पर सवार लोगों की जानकारी तक नहीं है। विमान में जो सवार लोग हैं उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। दुनिया की नजर सीरिया सरकार के विमान पर है। सीरिया से पूर्व दिशा में उड़ान भरी है इस विमान ने, जिसमें कौन लोग सवार हैं इस बारे में जानकारी गुप्त रखी गई है। और इस वक्त हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अमिताभ, विद्रोही गुट लगातार जो 1 दशक से ज्यादा वक्त से कोशिशों में था, क्या असल मकसद तख्ता पलट था या फिर ये मजबूरन असद सरकार को गिराने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए कदम विद्रोहियों गुट को उठाना पड़ रहा है? देखिए 2020 में जब शांति हुई थी इन लोगों के बीच, खासकर उसमें तुर्की और रूस का एक बहुत बड़ा योगदान था, तब ये माना जा रहा था कि अब ये एक तरह से बैटल लाइंस ड्रॉन है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं वेस्ट एशिया में, खासकर हिजबुल्लाह के पतन के बाद और ईरान थोड़ा बैकसीट लेने के बाद, ये काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो इसके बाद जो तुर्की का स्टैंड रहा है वो सीरियन नेशनल आर्मी को काफी सपोर्ट कर रहा है, और इससे अच्छा समय तुर्की के लिए नहीं मिल सकता है, और अमेरिका इसके साथ भी है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पूरा खाका डेवलप कर रहा है इस रीजन में अपनी सुप्रीमेसी को लेकर, और वो तुर्की इसमें इन्वॉल्व है, इसमें ईरान इन्वॉल्व है। तुर्की अब तक इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं था, अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। ईरान तो पहले से इन्वॉल्व था, रूस भी पहले से था। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है, उसके बाद यहाँ एक हालात ऐसे बन गए थे जिसमें सीरिया के या उसके रूलर को, असद को, इस समय कोई और चारा नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से उनकी सेनाएं जो हैं गिर गई हैं, वीक हो गई हैं। जो बाहर से उनको मदद मिल रही थी अब तक काफी बाहरी मदद है ना सर, इसी पर मुझे आगे आपसे बात करनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दमिश्क में सेना के टैंक में धमाका होने की। सेना खुद अपने टैंक नष्ट कर रही है। विद्रोही के कब्जे के डर से टैंक नष्ट किए जा रहे हैं। हथियार टैंक को नष्ट करने का अभियान चलाया गया है। सेना ने टैंक और हथियारों को जला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बैकफुट पर असद सरकार, असद राज का ये जो पतन हो रहा है, इसकी बड़ी वजह आने वाले वक्त में न सिर्फ सीरिया में बल्कि पूरी दुनिया में जानी और समझी जाएगी। और एक शिवाजी का भी रुख कर लेते हैं। इस बीच सीरिया में अचानक बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों गुट के जो उभार हुए हैं, शिवाजी, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? और देखो, सच्चाई ये है कि अब जो सिचुएशन थी वेस्ट एशिया में, क्योंकि अब जो मदद कौन कर रहा था असद की गवर्नमेंट को, वो कर रहा था रूस और ईरान। और आज वो दोनों ही कमजोर हैं। कि अगर आप देखें, रूस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो यूक्रेन की लड़ाई में है, और वो नहीं चाहता कि वहाँ से, क्योंकि उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे 20 जनवरी को तो फिर सीज फायर होने के चांसेस हैं, और वो लेना चाहते हैं यूक्रेन से जितना का इलाका वो ले जा सकें, वो कोशिश करेंगे। तो वो अपना फोकस यूक्रेन से सीरिया की तरफ ज़्यादा नहीं करना चाहते। हेल्प करते हैं, एयर पावर इस्तेमाल हो रही है, मगर उसकी एक लिमिटेशन है। और इसी प्रकार से जो ईरान है, अगर आप देखें, ईरान में भी काफ़ी कमजोरी आई है। ईरान अभी इन्वॉल्व है अपनी तीनों प्रॉक्सी के और इजराइल के साथ।
तो जो मदद मिल रही थी सीरिया को, स्पेशली असाद की गवर्नमेंट को, उसमें भारी कमी आई है। अब उसको कौन मदद कर रहा है? आपको इराक से जो मिलिशिया हैं वो कर रहे हैं, हिजबुल्लाह भी कमजोर हो रखा है, वो जो आता था उसमें भी कमजोरी है। तो आज की तारीख में ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, अमेरिका ने कराया है, टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व है कि ये एक बड़ी गजब की बात है कि असद राज तो लगातार ये सोच रहा था कि किसी भी तरह से इन विद्रोही गुटों को कुचल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हालात अब सीरिया में बन रहे हैं तख्ता पलट के। इस बीच बड़ी खबर, असद की पार्टी के लोग सीरिया छोड़ेंगे। सीनियर लीडर्स ने विमान मंगा लिए हैं, जल्दी देश छोड़ने की घोषणा हो सकती है। बशर की देश छोड़ने की अटकलें तेज हैं। बशर सरकार का विमान दमिश्क से उड़ा है। तो ऐसे में अमिताभ जी सवाल गहरा जाता है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच ये अहम जानकारी, वो असद जो कहते थे कि ये आतंकवादी है और इन आतंकवादियों को कुचल दिया जाएगा, अब हालात इन विद्रोहियों ने ऐसे कर दिए कि उन्हें खुद ही देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। बीच खबर यह है कि दमिश्क के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर सीरियाई रक्षा मंत्रालय के नए दावे के जरिए, जहां पर विद्रोही संगठनों ने झूठी खबर फैलाई, लोगों में दहशत फैलाने के लिए यह खबर फैलाई गई।